नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से के फिजिक्स में। शुरू करते हैं आज का अपना नया टॉपिक, माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। माइकलसन मोर्ले दो साइंटिस्ट के नाम है, इनका एक्सपेरिमेंट क्या कहता है समझेंगे आज इस टॉपिक में, ठीक है। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए आपके लिए एक हीरा है, ठीक है, ध्यान से देखना। शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ये कह रहा है वेव थ्योरी ऑफ जो लाइट होती है वो क्या कहती है, अ लाइट सोर्स सेट अप अ डिस्टर्बेंस ट्रैवलिंग इन ऑल डायरेक्शन। जब कोई लाइट किसी डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, चलती है, तो क्या होता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है थ्रू अ हाइपोथेटिकल मीडियम, एक काल्पनिक माध्यम से, ठीक है। हाइपोथेटिकल मतलब होता है काल्पनिक माध्यम से, उसको क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। विच फिल्स ऑल स्पेस एंड पेनिट्रेट ऑल मैटर, जो क्या करता है, सारे जितने भी स्पेस होते हैं, खाली जगह होते हैं, उनको भर देता है और पेनिट्रेट कर देता है किसको, जितनी भी यहाँ पर मैटर्स होती हैं। तो अब जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया माइकलसन और मोर्ले ने, वो क्या कहता है, इसके जो इसकी थ्योरी से हम समझेंगे इसके डायग्राम को, ठीक है। शुरू करते हैं। अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम सोर्स एस falls upon a half silvered glass plate P placed at 45 degree to the beam and is divided into two beams 1 and 2। तो यहाँ तक समझते हैं क्या कह रहा है, ये क्या है, एक बीम है लाइट की, ठीक है। हमने एक सोर्स है S, यहाँ से बीम ऑफ लाइट हमारी देखो जा रही है और किस पे गिर रही है, एक हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट है P, ठीक है। ये हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट है P, इसको हमने नाम दिया है और इसको हमने रखा है 45 डिग्री के एंगल पर। एंड द बीम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, बीम 1 and 2। अब जब ये बीम यहाँ से यहाँ तक गई, जब इससे टकराई तो क्या हुई, दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक हो गई ये वाली ऊपर को, जिसको हमने नाम 1 दे दिया, और ये हो गई 2, इसको जिसको हमने नाम 2 दे दिया। बीम 1 and 2 ट्रैवलिंग एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। और जो दोनों बीम है ये किस तरीके से ट्रैवल कर रही है, जब यहाँ से गई तो ये इस तरीके से, ये 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे राइट एंगल पे कर रही है, ट्रैवल करती है। 1 के लिए ये 1 के लिए ये 2 होगा 90 डिग्री पे, और 2 के लिए 1 किस पे होगा, 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। फॉल नॉर्मली ऑन मिरर्स M1 एंड M2। और हमने यहाँ पे दो मिरर लगा रखे हैं M1 और M2। जब ये यहाँ से इस तरीके से गई तो यहाँ पे M2 पे गिरी और यहाँ पे किस पे गिरी, M1 पे गिरी। Which reflect them to P। उसका क्या हुआ, जब हम किसी भी चीज पे कोई लाइट मारेंगे तो जैसे आएगी वैसी क्या जाएगी, वापस भी जाएगी। तो किस पे, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से क्या किस पे वापस आ गई, इसी का पॉइंट पे P पे वापस आ गई। The two beams return to P are directed towards a telescope T in which interference fringes are observed। अब क्या हुआ, जब ये टकरा करके ये यहाँ से वापस आ और यहाँ पे से वापस आई किस पे, पॉइंट P पे। जब P पे वापस आई तो P से हमने इसको कहाँ किसकी तरफ मोड़ दिया, एक हमने यहाँ पे टेलीस्कोप लगाया जिसका नाम T दिया हुआ है, ठीक है। वहां पर हमने इसको मोड़ दिया। इन विच इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड, जिसमें हमें क्या पता लगेगा, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस के बारे में उसका पता लगेगा। तो हम देखते हैं, लेट मिरर्स M1 एंड M2 बी एट द सेम डिस्टेंस L फ्रॉम प्लेट P। तो अब हमने जो M1 और M2 जो दो हमने शीशे लगाए थे वो सेम डिस्टेंस किससे, पॉइंट P से, ठीक है। क्या डिस्टेंस है कि L मान ली हमने। इफ एपरेटर वर एट रेस्ट इन ईथर द टू बीम्स टेक सेम टाइम टू रिटर्न टू पॉइंट P। तो वो कह रहा है जब जो हमारा ईथर है, ठीक है, एपरेटर जो हमारे क्या है, किस पे है, रेस्ट पे है। तो जो दोनों बीम है हमारी, बीम कौन सी, 1 और 2, दोनों क्या लेंगी, सेम टाइम लेंगी P पे आने पे, ठीक है। जब यहाँ से टकरा के वापस आ रही है तो इस पे क्या लेंगी, सेम टाइम लेंगी। बट एक्चुअली द अर्थ एंड हेंस द एपरेटस इज मूविंग इन स्पेस थ्रू द ईथर विद द वेलोसिटी v। तो ये कह रहा है, लेकिन क्या कह रहा है, जो अर्थ है हमारी पृथ्वी है और जो एपरेटस है इज मूविंग इन अ स्पेस। एपरेटस जो है और हमारा जो अर्थ स्पेस पे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं थ्रू ईथर, किसके द्वारा, ईथर के द्वारा, विद द वेलोसिटी v। किस वेलोसिटी के साथ, v वेलोसिटी हमारे कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। सपोज दिस मोशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल बीम ऑफ लाइट। इनिशियल बीम ऑफ लाइट कौन सी है, ये इनिशियल बीम ऑफ लाइट है हमारी, जिस पे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। देन इफ इनिशियल बीम स्ट्राइक द प्लेट P इन द पोजीशन शोन, ठीक है। अगर हमारी जो इनिशियल बीम है ये हमारे कहाँ स्ट्राइक करती है, टकराती है कहाँ पे, पॉइंट P पे, जैसे कि हमने इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। The path of two beams and the position of their reflection from the mirrors is shown by dotted lines। तो क्या कर, तो इसमें क्या हो रहा है, जो पाथ है उसका, दोनों बीम का, और उनकी पोजीशन है जो रिफ्लेक्शन की, जैसे हमने ये डॉटेड लाइन यहाँ पे आपको दिखाई हुई है, ठीक है। ये हमने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। The time taken by two beams on their journeys are not equal। अब क्या होगा, जो टाइम टेकन है, जो टाइम लिया जा रहा है इन दोनों बीम्स के द्वारा अपनी जर्नी को कंप्लीट करने में, यहाँ से यहाँ तक का, वो उनका टाइम क्या होगा, सेम नहीं होगा। लेट सी बी वेलोसिटी ऑफ लाइट थ्रू ईथर। और हमने मान लिया जो ईथर है यहाँ से क्या आता है, हमारे जो वो क्या है, वेलोसिटी लाइट जो हमने कितनी मान ली है, c मान ली है। द बीम टू मूविंग टुवर्ड्स M2 हैज अ वेलोसिटी c minus v relative to apparatus on outgoing trip and c plus v ऑन रिटर्न ट्रिप। तो ये कह रहा है जब हमारी यहाँ से
इसकी तरफ वो जा रही है, क्या जा रही है, हमारी बीम जा रही है। तो जब वो जा रही है इसकी तरफ तो हमारी उसकी वेलोसिटी क्या है, जाने की c माइनस वी है, और जब टकरा के वापस आ रही है तो उसकी वापस आने की वेलोसिटी हमारी क्या है, c प्लस वी है। If T2 be total time taken by this beam to go from P to M2 and back, then वो कह रहा है कि अगर T2 हमारा टोटल टाइम इसने लिया है एक बीम ने, कहाँ से कहाँ जाने का और वापस आने पे P से M2 पे जाने तक का और वापस आने तक का, देन इसके बाद की प्रोसेस हम देखते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में। सो हमारा T2 पे निकल के आता है L अपॉन C माइनस V प्लस L अपॉन C प्लस V, क्योंकि L हमारी सेम डिस्टेंस है पॉइंट P से M1 की और M1 और M2 की, ठीक है। तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा है 2L अपॉन C ब्रैकेट 1 अपॉन 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, इसको हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया। द बीम वन मूविंग ट्रांसवर्सली विद रिस्पेक्ट टू द apparatus रिटेन इट्स वेलोसिटी vc थ्रू आउट, ठीक है। तो ये कह रहा है जो हमारी बीम 1 है, जो बीम नंबर 1 है हमारी, वो ट्रांसवर्सली क्या कर रही है, मूव कर रही है किसके साथ, apparatus के साथ, एंड रिटेन कर रही है वापस, अब पता अपनी गेन कर ले रही है वेलोसिटी जो क्या है उसकी c है, ठीक है। Let it takes time t dash to go from P to strike M1, ये कह रहा है यहाँ इसने P से M1 पे जाने तक का कितना टाइम ले लिया, t dash टाइम ले लिया है, ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ct dash, ठीक है। और इसने यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, कितनी दूरी तय करी, ct dash इसने तय कर ली है। इन सेम टाइम मिरर M1 एडवांस अ डिस्टेंस vt dash, सेम टाइम में जब यहाँ से यहाँ जा रही है तो हमारा मिरर जो है M1, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो एक ना डिस्टेंस कवर कर ले रहा है, क्या कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, vt डैश, इसको कवर कर ले रहा है। दस इन राइट एंगल ट्रायंगल PM1 M डैश, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हमारा ये हो गया, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हमारा ये वाला ले लिया PM1 M1 डैश, ठीक है। वी हैव, इसमें हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, तो जिसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, हमने वो उसमें लगा दी PM1 डैश स्क्वायर बराबर PM1 फिर स्क्वायर प्लस M1 डैश का स्क्वायर कर लिया। बट लेकिन हम जानते हैं इस थ्योरी से हमें यहाँ पे क्या पता लगा, PM1 किसके बराबर है, L के बराबर है, M1 डैश किसके बराबर है, VT डैश के बराबर है, और जो PM1 डैश है वो किसके बराबर है, CT डैश के बराबर है। तो हमने क्या कर ली, हमने यहाँ से इसकी वैल्यूज में पुट कर ली, और जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, T डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है, ये पावर 1/2 है। और इक्वल्स टू, अगर इसको हमने और सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, L अपॉन C 1 अपॉन √1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। अब क्या होता है, यहाँ तक तो हमें कंप्लीट मिल गया। इसके बाद इफ T1 बी टोटल टाइम टेकन बाय बीम ट्रेवल होल पाथ PM1 डैश P डैश, देन ये कह रहा है अगर T1 टोटल टाइम है इस बीम के द्वारा जो ट्रेवल किया गया है पूरी जर्नी, मतलब पूरा रास्ता जिसका तय किया गया है, T1 उसका टोटल टाइम है, कौन सा पाथ कौन सा है वो PM1 डैश और P डैश, तब क्या होगा, T1 इक्वल्स टू 2T डैश, 2 तो ऐसी रहा, T डैश की वैल्यू हम यहाँ से आधी पुट कर देंगे, यहाँ पे आ गया 12 अपॉन C 1 अपॉन √1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी होगी, 2 हो गई, ठीक है। तो हमें दो इक्वेशन मिल चुकी है यहाँ पर 1 और 2। तो हमने अपने लास्ट सेक्शन में देखा था जब हमारी इक्वेशन आई थी 1 और 2, तो उससे हमें क्या पता लगा, सो द डिफरेंस बिटवीन टाइम ट्रैवल ऑफ टू बीम, जो दो बीमों ने जितना भी जो हमारी अपनी प्लेस से यहाँ से इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन तक का जो भी उसने दूरी डिस्टेंस कवर करी, उनका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस का मतलब हम जानते होता है माइनस करना होता है, तो T2 माइनस T1 किया इक्वल्स टू 2L अपॉन C ब्रैकेट 1 अपॉन 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ब्रैकेट √1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, ठीक है। इसको जब हमने फर्दर सॉल्व किया तो हमें मिलता है 2L अपॉन C ब्रैकेट 1 माइनस V स्क्वायर C स्क्वायर को हमने यहाँ पे इसको ऊपर लेके तो इन्वर्स में हो गया, सेम इसमें किया, जब हमने इसको ऊपर लेके तो माइनस में आ गया, ठीक है, यहाँ पे इन्वर्स में आ गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने बायनोमियल एक्सपेंशन यूज किया, ड्रॉप कर देते हायर वाले टर्म को देन सेकंड ऑर्डर, ठीक है, सेकंड ऑर्डर वाला जो हायर टर्म को उसको हम क्या करें, ड्रॉप कर दे रहे हैं। तो इससे हमें क्या मिला, T2 माइनस T1, और इसको सॉल्व किया हमने, इसको लिखने के बाद तो हमको यहाँ मिला 2L अपॉन C ब्रैकेट 1 अपॉन 2 V स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमें मिल गया L V स्क्वायर अपॉन C क्यूब। सो पार्ट डिफरेंस डेल्टा, ठीक है, ये डेल्टा का साइन है। सो पार्ट डिफरेंस डेल्टा बिटवीन बीम्स करस्पॉन्डिंग टू अ टाइम डिफरेंस T2 माइनस T1 इज, तो जो हमारे पार्ट डिफरेंस मिला वो हमारा क्या मिल गया है, डेल्टा इक्वल्स टू C ब्रैकेट T2 माइनस T1 इक्वल्स टू L V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, ठीक है। इफ इंटरफेरोमीटर इज सडनली brought to 0, रेस्ट पर अगर हम ले आते हैं, ठीक है, जो हमारा इंटरफेरोमीटर अगर इसको हम 0 पे ले आते हैं, V अगर हम 0 कर लेते हैं, ठीक है, हमारा जो हमारा V है इसको हम अगर 0 कर लेते हैं तो तब क्या होगा वो देखते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में। नाउ वी नो दैट path difference between two interfering waves changed by lambda, there is shift of one fringe across the cross wire in the field view, ठीक है। तो हम जानते हैं path difference जो दो इंटरफेरिंग वेव का वो किससे चेंज होता है, किसके सम शो करते हैं, लैम्डा से शो करते हैं।
देयर इज अ शिफ्ट ऑफ वन फ्रिंज अक्रॉस द क्रॉस वायर। तो जहाँ पर क्या होता है, एक शिफ्ट जो फ्रिंज होता है उसकी क्या होती है, शिफ्ट हो जाती है इसमें जो क्रॉस वायर होती है, जो फील्ड व्यू में होती है। इफ डेल्टा एन इज नंबर ऑफ फ्रिंजेस, डेल्टा एन हमारी क्या है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस विच शिफ्ट व्हेन द इंटरफेरोमीटर इज स्टॉप्ड। तो ये कह रहा है कि ये तब शिफ्ट होती है जब हम इंटरफेरोमीटर को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। तो हमें क्या मिलता है, डेल्टा एन इक्वल टू डेल्टा अपॉन लैम्डा इक्वल टू एल वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बाय लैम्डा। और जब साइंटिस्ट ने इसको कैलकुलेट किया था तो उनको एक्सपेक्टेड शिफ्ट कितनी मिली थी, 2l v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लैम्डा। ये हमारी आगे यूज होगी, तो ध्यान रखना। टू हैव एन ऑब्जर्वेबल शिफ्ट Michelson and Morley increase the effective value of L up to 11 meter by reflecting the light back and forth several times। तो ये कह रहा है, तो उन्होंने ऑब्जर्व करने के लिए शिफ्ट को क्या किया, उन्होंने इंक्रीज कर दी इफेक्टिव वैल्यू उसकी L की। L वो वैल्यू है हमारी डायग्राम में जो P से लेकर के M1 और M2 की डिस्टेंस थी, ठीक है। तो उन्होंने उसको कितना कर दिया, 11 मीटर कर दिया। एंड बाय रिफ्लेक्टिंग द लाइट बैक, और लाइट को क्या किया, रिफ्लेक्ट किया गया, बैक रिफ्लेक्ट किया। एंड फोर्थ सेवरल टाइम, ये फोर्थ सेवरल टाइम यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है बताऊंगा आगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट, उन्होंने कुछ वैल्यू ले ली। जैसे L को ने 11 मीटर रख लिया था, V उनकी जो स्पीड थी वो 3 × 10⁴ मीटर पर सेकंड थी। स्पीड ऑफ लाइट उन्होंने कर दी थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और जो लैम्डा की वैल्यू थी वो थी 5.5 × 10⁷ मीटर, जो विजिबल रीजन की लाइट होती है। एक्सपेक्टेड शिफ्ट इज, सो एक्सपेक्टेड जो शिफ्ट हमें मिली वो कितनी मिली थी, डेल्टा इक्वल टू कितनी मिली, 2l v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर लैम्डा मिलती है, ठीक है। 2 ऐसी रहेंगे वहां की, l v स्क्वायर c स्क्वायर लैम्डा, इन सबकी वैल्यू हमने यहां से में पुट कर दी। तो हमारी कितना है, 0.4 आया। तो यही यहां पे हमने लिखा था फोर्थ सेवरल टाइम्स, इस वजह से हमने यहां फोर्थ सेवरल टाइम्स लिखा था। सो देयर इज नो शिफ्ट फ्रिंजेस व्हेन इंटरफेरोमीटर वाज रोटेट थ्रू 90 डिग्री। अब जो साइंटिस्ट ने इस पे क्या और ज्यादा रिसर्च करी, ठीक है, उन्होंने और ज्यादा इसको घुमा करके देखा, उन्होंने 90 डिग्री पे घुमा करके देखा, तो हमें क्या मिली, कोई फ्रिंजेस नहीं मिली वहां पे। Thus the motion of earth through the ether couldn't be experimentally detected। जिसके कारण हमें क्या हुआ, जो मोशन है किसका, अर्थ का, ठीक है, वो हमें पता नहीं लग पाया ईथर के द्वारा जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट इसको डिटेक्ट करने की कोशिश की। इसमें 2 साइंटिस्ट ने उसमें काफी ज्यादा और समय लगाया था उसको सर्च करने में, लेकिन उन्हें कोई सक्सेस नहीं मिली, ठीक है। अब देखते हैं कि जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट था उसके निगेटिव रिजल्ट्स क्या रहे। तो पहला आता है ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस। ये क्या कहता है, मूविंग अर्थ कंप्लीटली ड्रैग द ईथर विद इट। ये कह रहा है जो अर्थ मूव करती है वो कंप्लीटली क्या कर लेती है, ड्रैग कर लेती है, खींच लेती है ईथर को अपने साथ, ठीक है। सो दैट देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू एंड हेंस द क्वेश्चन ऑफ शिफ्ट नॉट अराइजेस। तो कह रहा है इससे क्या होता है कि उसमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा उसके बीच में, उन दोनों के बीच में, जिसके कारण क्या होता है, शिफ्ट का कोई क्वेश्चन उठता ही नहीं है। बट दिस एक्सप्लेनेशन वाज नॉट एक्सेप्टेड। वो कह रहे हैं लेकिन इस एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, पहला वैलिड पॉइंट दिया गया, इट अगेंस्ट ऑब्जर्व्ड एब्लिवेशन ऑफ लाइट फ्रॉम स्टार्स। वो कह रहे हैं ये उसके खिलाफ है कि क्या तारों से क्या होगी, लाइट गायब हो जाएगी, उसका पतन हो जाएगा। सेकंड है फिजियो, एक साइंटिस्ट है उनका, फिजियो हैड एक्सपेरिमेंटली शोन दैट मूविंग बॉडी कुड ड्रैग द लाइट वेव्स ओनली पार्शियली। तो इसने जो फिजियो एक वो थे साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने दिखाया कि जो मूविंग बॉडी है, एक चलती हुई जो बॉडी है, वो सिर्फ लाइट कैसे खींच सकती है, वो क्या कर सकती है, लाइट खींच सकती है लाइट वेव्स ओनली कब, जब वो पार्शियली हो, ठीक है। वो जब पार्शियली वहां से मूव कर रही हो तब क्या कर सकती है, लाइट वेव्स खींच सकती है। सेकंड आता है फिशर लॉरेंज कॉन्ट्रैक्शन हाइपोथेसिस, ठीक है। ये सेकंड इसका नेगेटिव रिजल्ट क्या रहा, they put special hypothesis that all material body moving through ether are contracted in direction of motion by a factor this। तो इसने कहा एक स्पेशल हाइपोथेसिस अपनी दी, जितनी मटेरियल बॉडी है, ठीक है, जो मूव कर रही है किससे, ईथर के द्वारा मूव कर रही है, ये क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी किसकी डायरेक्शन में, इन कॉन्ट्रैक्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में जिस भी दिशा में क्या कर रही है, मोशन में डायरेक्ट वो चल रही है, वहां क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्यों पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, वो इस फैक्टर के कारण, जो ये फॉर्मूला है यहाँ पर, ठीक है। इट इज इजीली seen that such a contraction in interferometer arm would equalize the times t1 and t2 and no fringes shift would be expected। अब हमने अपना जो एक्सपेरिमेंट था उसमें हमने देखा था जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें इंफेरोमीटर में, तो जो टाइम होता है वो क्या होता है, इक्वलाइज हो जाता है t1 और t2, ठीक है। वहां पर हम क्या होती है, कोई फ्रिंज शिफ्ट हमें वहां पे नहीं मिलती देखने को। दिस एक्सप्लेनेशन आल्सो नॉट एक्सेप्टेड, जो इसने अपनी दी फिशर और लॉरेंज ने जो अपनी वो दी एक्सप्लेनेशन दी, इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया फर्दर। लेकिन रेलिंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने वर्क किया इस पर, एंड दैट सच अ कॉन्ट्रैक्शन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस डबल रिफ्रैक्शन व्हिच नेवर बी ऑब्जर्व्ड। लेकिन उसने कहा क्या कहा कि एक ऐसी कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड होने की जो प्रोड्यूस करेगी डबल रिफ्रैक्शन, क्योंकि अगर प्रोड्यूस करेगी डबल रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस करेगी, लेकिन ये भी ऑब्जर्व नहीं हुआ।
सो नेक्स्ट हमारा नेगेटिव रिजल्ट आता है लाइट वेलोसिटी हाइपोथेसिस। ये क्या कहती है? लाइट फ्रॉम अ मूविंग सोर्स हैज अ वेलोसिटी व्हिच इज द वेक्टर सम ऑफ इट्स नेचुरल वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ सोर्स। तो कह रहा है लाइट जो किसी भी एक मूविंग सोर्स से आ रही है, किसी सोर्स से आ रही है किसी भी एक वेलोसिटी के साथ, विच इज द वेक्टर सम ऑफ इट्स नेचुरल वेलोसिटी, जो उसका सम वो वेक्टर सम होगा किसका, उसकी नेचुरल वेलोसिटी जो है और जो वेलोसिटी जो सोर्स की है उसका, ठीक है। इफ दिस वर ट्रू, अगर ये सत्य होता, देन लाइट फ्रॉम सोर्स, तो जो लाइट आ रही सोर्स से हैड ऑलवेज द सेम कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद क्या होती है? सेम कांस्टेंट वेलोसिटी होती रिलेटिव टू द सोर्स, जो जिस सोर्स से वो आ रही है, ठीक है। एंड टू द इंटरफेरोमीटर एंड नेगेटिव रिजल्ट कुड बी एक्सप्लेन्ड। और किसके संदर्भ किसके साथ होती? इंटरफेरोमीटर के साथ भी होती एंड नेगेटिव रिजल्ट उसके क्या होते? एक्सप्लेन हो पाते, ठीक है। इट इज ऑल्सो रिजेक्टेड बिकॉज, इसको भी, इस थ्योरी को भी हमने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? इट वॉज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ये वाद विवाद में थी किसी साथ? वेव थ्योरी ऑफ लाइट के, और एज वेल एज सर्टेन एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंसेस कंसर्निंग डबल स्टार, और जो कुछ सर्टेन कुछ जो थे एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस थे, ठीक है, जिनके ऊपर बात चल रही थी डबल स्टार्स वाली जिनके ऊपर बात चल रही थी, ठीक है। अब बात करते हैं आइंस्टीन रेवोल्यूशनरी आइडिया। अब आपने देखा होगा आइंस्टीन को तो बहुत ज्यादा खुजली थी, हर जगह जाते थे अपना आइडिया देते थे, तो यहाँ भी पहुंच गए भैया अपना आइडिया देने के लिए। तो इन्होंने क्या बोला? मोशन थ्रू ईथर इज अ मीनिंगलेस कॉन्सेप्ट। भैया इनने बता दिया मोशन जो है ईथर के साथ वो क्या है? मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट है, बेकार है, बकवास है तुम्हारा आइडिया, सीधी सी बात ये बोला उन्होंने। ओनली मोशन रिलेटिव टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैज फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो उन्होंने कहा जो मोशन है रिलेटिव टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसका ही एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है, उसका ही हमें कुछ फायदा मिलेगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बी अ रोड, अर्थ सरफेस, सन द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी, बट इन एवरी केस वी मस्ट स्पेसिफाइड इट। वो कह रहा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है, रोड का हो सकता है, अर्थ सरफेस का हो सकता है, सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी हो सकता है, सूरज का हो सकता है, बट लेकिन हर एक केस में हम लोग क्या करना पड़ता है? उसे बताना पड़ता है, स्पेसिफाई करना पड़ता है। इफ वी वर आइसोलेट इन यूनिवर्स, वो कह रहा है अगर हम आइसोलेट चारों ओर से बंद रहते अगर इस यूनिवर्स में, देयर वुड बी नो वे इन विच वी कुड डिटरमाइन वेदर वी आर इन मोशन और नॉट। तो कह रहा है अगर हम आइसोलेट होते, चारों ओर से बंद होते इस यूनिवर्स में, तो हमारे लिए यह पता लगाना नामुमकिन था कि हम मोशन में हैं या नहीं है, हम चल पा रहे हैं या नहीं चल पा रहे हैं, हमारी अर्थ रुकी हुई है, कैसी है, क्या है। That's why it is impossible to perform any experiment for detecting earth motion through ether। तो जिससे हमें क्या पता लगा? यह पॉसिबल नहीं है परफॉर्म कर पाना एक्सपेरिमेंट को, जिससे हम डिटेक्ट कर पाए अर्थ मोशन किसके द्वारा? ईथर के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक थे, इसके नेगेटिव रिजल्ट थे। होप सो गाइस आपको वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल KU6। थैंक यू।